हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सन्नी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड वाइफ की। दोस्तों, आपके ऊपर जब भी कोई मेंटेनेंस का केस आता है, मैंने देखा कि जो भी लोग अपना मामला मुझे बताते हैं वो इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि मेरी वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी एजुकेटेड है, या वो पूर्व में कौन कौन सी नौकरी करती थी, शादी से पहले या शादी के बाद भी वो कौन कौन सी नौकरी करती थी। और मेरा पॉइंट एक होता है, भैया मुझे तो इतना बता दो आज के समय पे वो क्या काम कर रही है, और जो काम कर रही है उसकी इनकम का प्रूफ आपके पास है या नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी कहानी से कोई मतलब है नहीं। जनरली यही होता है कि वाइफ एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, पहले पूर्व में जॉब करी है, शादी के बाद जॉब करी है, लेकिन अगर करंट समय पे जॉब नहीं कर रही है, आप उसका कोई इनकम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में मेंटेनेंस बंद ही जाएगा, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी है। इवन हमने तो पीएचडी क्वालिफाइड महिलाओं के भी हजारों में मेंटेनेंस बनते हुए देखे हैं, और हर मामले में अब तो ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, सारा फोकस आपको इस बात पे रखना चाहिए कि क्या वो आज के समय पे काम कर रही है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जजमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड अगर वाइफ होगी तो उसका एंट्री मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। कारण क्या है? कारण यह है 125 सीआरपीसी का प्रोविजन, जो कि बहुत क्लियरली ये कहता है कि इसका प्रोविजन आपका ऐसा राइट नहीं है जिसको आप कभी भी कैसे भी एग्जीक्यूट कर लें, बल्कि 125 सीआरपीसी केवल उन महिलाओं के लिए है जो कि अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। अब सक्षम नहीं है का मतलब हो गया कि यदि आप एजुकेटेड हैं, पूर्व में आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ की जॉब कर चुकी हैं, तो आप सक्षम तो हैं। फिर तो आप इस चीज पे भी फाइट कर सकते हो। बात अलग है कि हम मेंटेलिटी सिक करके बैठ जाए अपनी कि इंटरिम तो बनना ही है, और वहां जाके हम एक शब्द भी ना बोलें, और इवन अपने रिप्लाई भी फाइल ना करें, ठीक से एफिडेविट भी फाइल ना करें, ठीक से अपने मामले को लेके ही ना आए, पैर भी ना करें, तो इसमें कोई क्या कर लेगा? फिर तो मेंटेनेंस बंधेगा ही। लेकिन मेन बात है कि भैया बनता है नहीं बनता है, आज का सिनेरियो क्या रहता है, उन सबको छोड़ दो। अपनी तरफ से तो मेहनत करो, अपनी तरफ से तो वहां पे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करो। एक मामले में मैं आर्ग्यूमेंट्स करने लगा तो मैंने बोला सर पिटीशन से शुरू करते हैं। तो मेरे को जैसा बोले पिटीशन से क्या शुरू करते हैं, तो एंट्री मेंटेनेंस वकील साहब तो बनना ही है। मैंने कहा सर मेरी बात तो सुन लो, शुरुआत कर रहा हूं मैं भी, जो मैं कह रहा हूं मेरा पूरा वर्जन तो सुन लो, उसके बाद जो आपको करना होगा कर देना। तो दोस्तों, यह हालत है कोर्ट की भी, यानी कोर्ट भी एंट्री मेंटेनेंस पे सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और इसी प्रकार से एंट्री मेंटेनेंस पे आर्ग्यूमेंट कोई करना भी नहीं चाहता। भाई एंट्री मेंटेनेंस तो बनना ही है, बनने दो। और कोई कहता है कि नहीं जी इंट्रीम पे तो आर्ग्यूमेंट करना ही है, तो यही कहा जाता है कि भाई ऐसा है, ट्रायल के बाद देखेंगे फाइनल पे। एक बात गांठ मार लेना, अगर इंट्रीम बन गया ना 15,000 रुपये महीना, तो फाइनल भी 15 या उससे ऊपर ही बनेगा, फिर नीचे नहीं आएगा। तो इंट्रीम पे कोशिश तो कर लो। और दूसरी बात एक और है, जो आपका मेंटेनेंस बंधेगा ना, उसी के आधार पे आपकी एलिमनी तय होगी डाइवोर्स में। तो इसलिए अगर वहां पे मेंटेनेंस आपका कम बनेगा ना, तो एलिमनी पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सोचते ही नहीं, तो इन सब चीजों को सोचो। पता चले मेंटेनेंस ही बहुत मोटा बना हुआ है तो एलिमनी भी उसके रेशियो में बनेगी। तो इसलिए सारी चीजों को सोच करके आपने काम करना है, मेंटेनेंस को आपको कम से कम करवाना है। यहां एक ऐसे जजमेंट का हवाला देना चाह रहा हूं जहां पर कोर्ट ने यह पाया कि जो वाइफ है वो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है और अपना अर्न करती है, ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, भले ही उसकी अर्निंग कम थी पति से, उसके बाद भी। अब देखना ध्यान से, इसमें क्या हुआ, 55,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर कर दिया गया इंट्रीम हस्बैंड को कि आपको अपनी वाइफ और 2 बच्चों के लिए 55,000 रुपए महीना देना है। 55,000 रुपए महीना, सोचिए अब कितना इसका एरियर हो जाएगा, और क्या ये प्रैक्टिकल होगा किसी के लिए भी देना? अब यहां पे दोस्तों ये हुआ कि हस्बैंड ने इसको चैलेंज किया, और हस्बैंड ने कहा भाई ये खुद क्वालिफाइड है, खुद पढ़ी लिखी है, और 35,000 रुपए इसकी अर्निंग है ऑन रिकॉर्ड। अब यहां पर कोर्ट ने ये माना कि भैया ये जो मेंटेनेंस पिटीशन होती है ना 125 सीआरपीसी, इसे इसी लाइट में डिसाइड किया जाना चाहिए कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है क्या वो खुद का भरण पोषण करने में असक्षम है, या फिर उसके पास आय का कोई साधन है। और यदि उसके पास आय का कोई साधन है तो वो एंट्री मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं है। और यहां पर उसका जो एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से भी होता है। कहने का मतलब है आपको कम से कम कोशिश तो करनी है मेंटेनेंस को खारिज करवाने की, या फिर मेंटेनेंस को कम से कम करवाने की। लेकिन यदि आप हथियार पहले ही डाल के बैठ जाते हैं और घुटनों पे पहले ही आ जाते हैं, तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आप इस चीज को समझिए। और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इस पूरे मामले की जानकारी भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।